नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आज जो है आप लोगों का इतिहास का जो है हमने 3 चैप्टर करवा दिया था आप लोगों को। आज जो है चौथा चैप्टर होगा आपको इतिहास का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इतिहास में याद करिए, हमने जो आपको 3 चैप्टर करवाए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने आपको करवाया था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद हुई थी सबसे पहले। इसके बाद जो है साम्राज्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। इसके बाद तीसरा हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो अभी जो 2 चैप्टर हुए हैं सिर्फ राष्ट्रवाद से हुए हैं, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रवाद नहीं थे, भारत के राष्ट्रवाद नहीं थे। एक यूरोप का था और एक हिंद चीन का था। आज जो है आपका हमारे देश यानी भारत में राष्ट्रवाद को देखेंगे, क्योंकि हमारा भारत भी क्या था, गुलाम था। एक दूसरे देश इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन का गुलाम था हमारा देश। यूरोप की एक कंट्री है ब्रिटेन, जो जिसका गुलाम हमारा देश था। तो लोगों में इतनी चेतना नहीं थी कि हम उस देश को क्या कर सकें, आज़ाद कर सकें। 200 सालों से हमारा देश, पिछले 200 सालों से गुलाम, अंग्रेज के अंदर में गुलाम था। तो लोगों को पता ही नहीं था कि देश होता क्या है, देश के स्तर पर लोग सोचते कैसे हैं, देश बना चलाया कैसे जाता है, इस सब की चेतना नहीं थी लोगों में। तो लोग अपना बैठे हुए थे, अंग्रेज गुलाम बनाए हुए थे, तो अपना कोई दिक्कत नहीं था। वो अपना छोटे छोटे लेवल पर विद्रोह करते थे, कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ समस्या होती थी वहाँ वहाँ पर आंदोलन करते थे। फिर वैसे ही काम क्या होता था, समाप्त हो जाता था। 1 मिनट टाइम दीजिए। तो जो है मतलब कि लोगों को राष्ट्र के स्तर पर सोचने की क्या थी, क्षमता नहीं थी। उतना राष्ट्र के लेवल पर वो सोच नहीं पाते थे। तो वही जो है, जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस में लोगों ने क्या किया, राजा को हटाया और अपने जो सबसे अच्छे नेता थे, नेता के लेवल पर लोकतंत्र, वहाँ पर गणराज्य स्थापित हुआ। हिंद चीन में राष्ट्रवाद हुआ। वहाँ हिंद चीन में इसके बाद राष्ट्रवाद हुआ है। फ्रांस में हुआ, रसिया में हुआ। तो इस सबसे लोगों ने इसको देखा, तो देखा कि किस तरह से वहाँ के निरंकुश शासक को हटा करके और समाज के बारे में सोचने वाले शासक को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो इसको देखते हुए लोगों में चेतना जगी। तो उसके कारण जो है हमारे देश में भी, भारत में भी राष्ट्रवाद की मतलब कि लोगों में चेतना जगी कि हम क्या करेंगे, अपने राष्ट्र को गुलामी से क्या करेंगे, आज़ादी दिलवाएंगे, अंग्रेज को यहाँ से हटाएंगे। इसके निरंकुश शासन जो है, ये हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, इस सबको हटा करके हम अपना सरकार बनाएंगे, लोगों का सरकार बनाएंगे, लोगों का तंत्र बनाएंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो जो है उसी चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो अब जो है हमारे देश के बारे में पढ़ना है, ये आपको इंडिया से रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक है, इसको भी इतना ही थ्योरी में हमने क्या किया है, समाप्त किया है। बस आपको एग्जाम में इतना ही याद रखना है, बस इतना अगर आपके दिमाग में है तो सारे क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर के नहीं छूटेंगे। कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या शॉर्ट्स क्वेश्चन आता है या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो वो भी इस थ्योरी से आपका क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। अगर इतना आपके दिमाग में है, इतना बात आपके दिमाग में है, याद है, तो वो भी क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। तो अभी एग्जाम के टाइम में आपको इसी तरह के शॉर्ट नोट्स के द्वारा रिवीजन जरूरत है। इस तरह के छोटे छोटे नोट्स आप बना करके रखिए और बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। अभी बड़ा नोट्स या बड़ा किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करिए, इस तरह के छोटे नोट्स से रिवाइज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बड़ा करिएगा तो उतना आप टाइम नहीं है, अब फास्ट रिवीजन आप लोगों को चाहिए। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या कारण रहे होंगे कि लोगों ने इतना लेवल पर आंदोलन किया, देश को आज़ाद करवाया? कुछ तो कारण हुआ होगा। अगर सब कुछ अंग्रेज के टाइम में ठीक चल रहा होता तो लोग देश को आज़ाद क्यों करवाते? अगर अंग्रेज का शासन अच्छा होता, सब सारा का सारा काम अच्छे से चल रहा होता, तो आज़ाद करवाने की जरूरत नहीं थी, राष्ट्रवाद का कोई जरूरत नहीं था। तो भारत में राष्ट्रवाद जगह, लोगों ने अंग्रेज की गुलामी को हटाया। तो क्यों हटाया, उसका कारण क्या था? तो उदय के कारण ये थे कि राजनीतिक कारण। यहाँ पे 3 कारण हमने आपको बताए हैं, 4 कारण बताए हैं। पहला राजनीतिक कारण, 4 तरह के कारण होते हैं: धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। 3-4 तरह के कारण यहाँ पर दिए गए हैं मेनली। तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक कारण क्या थे। तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी प्रेस पर पाबंदी, 1879 का आर्म्स एक्ट हथियार रखने पर रोक, और लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन प्रमुख थे। 3-4 घटनाएं सरकार के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा ऐसे किए गए थे, ऐसे कानून बनाए गए थे जिससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्या था, गुस्सा था। पहले के लोग जो थे, मतलब कि पहले के लोग जो हैं अपने घर में शस्त्र रखते थे, अपने घर के भगवान के बगल में तलवार उलवार वो सब कुछ रखा करते थे, तलवार उलवार। तो अंग्रेज ने एक कानून लाया 1879 ईस्वी में, आर्म्स एक्ट, कि आप उस तरह के हथियार को अपने घर में नहीं रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रखेगा। हथियार रखने पर क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया।
तो सब अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार उसको रखते थे, धार्मिक समझते थे कि घर भगवती या कोई भी अपना भगवान का घर है तो वहाँ पर कोई न कोई हथियार रहना चाहिए। तो जो है जैसे आदिवासी लोग हैं तो वो तो अस्त्र शस्त्र से ही काम करते हैं, हथियार से ही, तीर धनुष। तो इस तरह के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दिया गया, जिससे लोगों में क्या हुआ, तो क्रोध आया अंग्रेज के खिलाफ जो है क्रोध आया। इसके बाद जो है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी ये प्रेस से रिलेटेड है। तो प्रेस से रिलेटेड क्या है, तो प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई कि बिना अंग्रेज की अनुमति के कोई भी प्रेस नहीं खोल सकता है, या छापना है तो इंग्लिश में ही छापना पड़ेगा, कोई स्थानीय भाषा में नहीं छाप सकता है। क्या था, हिंदी में छाप देने के कारण सारे के सारे जन सामान्य भी क्या कर लेते थे, पढ़ लेते थे। यानी कोई भाषा है, बांग्ला भाषा है, यानी बांग्ला में अगर अखबार छाप दिया गया तो सारे बंगाली लोग पढ़ लेते थे, तो कोई समस्या नहीं थी। जो बात पहुंचाना होता था तुरंत पहुंच जाता था वहां तक, आंदोलन तेज हो जाता था। मान लीजिए कि परसों आंदोलन करना है तो आज क्या कर दिया, पेपर में उसको दे दिया कि हम फलाने जगह पर आना है इतने तारीख को और आंदोलन करना है, तो सारे लोग आराम से पढ़ लेते थे। अब पढ़ करके आंदोलन में भाग ले लेते थे। अंग्रेज के लिए समस्या होता था, तो अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि ऐसा करो कि इस पर रोक लगा दो, प्रेस पर क्या लगा दो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया। कहा कोई भी छापिएगा तो इंग्लिश में ही छापिए, क्योंकि इंग्लिश कोई समझेगा नहीं तो जल्दी लोग आएगा नहीं, इंग्लिश वाला खरीदेगा भी नहीं पेपर। तो जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रेस पर पाबंदी लगाया। आर्म्स एक्ट यानी 1879 में 1 साल के बाद हथियार रखने पर रोक लगाया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन प्रमुख था, और 1905 ईस्वी में हमारा जो बिहार है, झारखंड था जो हमसे अलग हुआ है, उड़ीसा था, इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो कंट्री है, पश्चिम बंगाल है, ये सब मिला करके एक ही प्रांत था, राज्य था, उसको कहते थे हम लोग बंगाल। इतना बड़ा एक स्टेट था। तो उतना बड़ा एक स्टेट को क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया। वो ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सब मिला करके एक स्टेट थे जिसका नाम था बंगाल। इसका क्या कर दिया गया, तो विभाजन कर दिया गया। विभाजन कैसे किया गया, तो हिंदू मुसलमान को ध्यान में रखते हुए विभाजन करवा दिया गया कि हिंदू मुसलमान में क्या कर देंगे, फूट डलवा देंगे, तो ये लोग आंदोलन को कमजोर मतलब कि उतना आंदोलन नहीं कर पाएंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे, आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन अंग्रेज ने जो कर दिया उसके खिलाफ भी लोगों में क्या आया, गुस्सा आया। वो लोग नहीं चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो, सब एक रहे, जाने आने में सुविधा होती थी, प्रशासन में सुविधा होती थी। तो मतलब कि बंगाल विभाजन जो है उससे भी लोगों में क्या आया, गुस्सा आया। दूसरा आर्थिक कारण क्या था, तो अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए और किसानों पर लगान का बोझ बढ़ गया। दूसरा आर्थिक कारण क्या रहा, तो अंग्रेजी सरकार ऐसी नीतियां, औपनिवेशिक नीतियां लाती गई कि भारत के उद्योग को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। भारतीय उद्योग पर इतना टैक्स लादा गया कि अगर आप जो है हमारे भारत में कपड़ा बनाते हैं और अगर इंग्लैंड में बेचते हैं या कहीं पर भी बेचते हैं तो हम 100% कर लेंगे, टैक्स लेंगे। यानी अगर आपका 100 रुपये का कपड़ा है तो 100 रुपया उस पर टैक्स मिले और लगेगा उसका 100%, यानी वो कपड़ा 200 रुपये का बिकेगा। तो इससे हुआ क्या, और अगर इंग्लैंड का सामान है तो 100 रुपया का है तो मात्र कोई टैक्स नहीं, 100 रुपये में मिनिमम टैक्स तो 110 रुपया में, बहुत ही कम टैक्स लेंगे, 10 रुपया लेंगे तो 110 रुपये में बिकेगा। तो लोगों ने क्या किया, वो महंगा सामान तो कोई नहीं खरीदना चाहता है, महंगा मतलब 200 का शर्ट मिल रहा है वहीं 110 का मिल रहा है, तो वो 110 वाला शर्ट खरीदना पसंद करने लगे। और भारतीय कपड़े जो थे, भारत में बनने वाले कपड़े जो थे, वो क्या, उनका बिकना धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो इससे क्या होने लगे, कपड़ा ही नहीं बिकेगा तो उससे निर्भर उद्योग जो थे वो उद्योग भी बंद होते चले गए। सारे मजदूर क्या होते गए, जो उद्योग में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, उद्योग बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे नीतियां लाई गई जिसके द्वारा हमारे देश के सारे उद्योग को क्या हो गया, पतन हो गया। और वो सारे उद्योग में काम करने वाले मजदूर किसानी करने लगे, खेती करने लगे। तब हमारे देश में कृषि प्रधान, मतलब पहले के टाइम में 90% आदमी जो थे वो खेती करते थे। कैसे हुआ, वो सारे की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे के सारे उद्योग बंद हो गए, तो सबके सब खेती करने के लिए आ गए। तो वही आर्थिक कारण भी रहा। इससे लोगों में गुस्सा था अंदर में, लेकिन करते क्या, कहीं आप मान लीजिए 5000 की संख्या में लोग हैं, उनमें गुस्सा है तो वो अंग्रेज से नहीं लड़ सकते थे। गुस्सा अगर होना चाहिए तो पूरे देश के लेवल पे होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, अंग्रेज भागेंगे वहां से। तो इसके कारण भी लोगों में गुस्सा था। अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग, यानी हाथ से जितने भी काम किए जाते थे, चरखा से धागा बनाना, कपड़ा बुनना, ये सब हस्तशिल्प उद्योग के अंदर में आता था, नष्ट हो गए। और किसानों पर लगान का बोझ क्या हो गया, बढ़ गया। और सब चले आए खेती करने के लिए, खेती करने के लिए आ गए तो वहां पर भी टैक्स बढ़ा दिया, वहां पर भी लगान लगा दिया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो ये आर्थिक कारण रहे। राष्ट्रवाद के उदय के
आर्थिक कारण रहे। ये राजनीतिक कारण ये रहा, ऊपर में हमने पढ़ा, ये रहा आर्थिक कारण कि राष्ट्रवाद क्यों हुआ, इतने बड़े आंदोलन कैसे हुए, लोगों ने इतना आंदोलन करना स्टार्ट कैसे कर दिया, भारत देश को आज़ाद कैसे करवाया, क्यों करवाया। तो कहा कि कुछ कारण थे। तो क्या पहला राजनीतिक कारण में ये सब कारण थे। आर्थिक में ये थे कि सारे फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया था। सामाजिक कारण थे कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ रेलगाड़ियों, होटलों, क्लबों में किया जाने वाला भेदभाव। सामाजिक कारण मतलब सामाजिक कारण, सोशल कारण क्या थे। सामाजिक कारण ये था कि लिखा रहता था होटल के बाहर में, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते और भारतीय इस होटल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी एक कुत्ता नहीं कर सकता है, एक भारतीय नहीं कर सकता है। होटल के बाहर ही इस तरह से लिख करके चिपका दिया जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस तरह के भेदभाव हुआ करते थे अंग्रेजी शासन में, कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय, रेलगाड़ी में भी इस तरह के होते थे कि अंग्रेज के लिए अलग कंपार्टमेंट होता था, उसमें भारतीय जाके नहीं बैठ सकता है, खाली भी है फिर भी जाके नहीं बैठ सकता है। होटलों, क्लबों में किया जाने वाला भेदभाव के कारण लोगों में गुस्सा आता था। लोग करते क्या, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि इसको एक दिन ठीक करेंगे। अगला है धार्मिक सांस्कृतिक कारण। ब्रह्म समाज और आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों ने भारतीयों में आत्मसम्मान जगाया। इसके बाद धार्मिक कारण क्या क्या रहे। धार्मिक कारण तो होते ही थे, वो अपना ईसाइयत हम पे थोपना चाहता था, अंग्रेज लोग ईसाइयत थोपना चाहता था यार, और कपड़ा वेशभूषा सारा का सारा वो वहाँ का कपड़ा पहनना चाहता था। हमारी जो परंपरा थी, हमारी वेशभूषा थी, उस पर क्या करता था, हस्तक्षेप करता था। हमारी परंपरा पर क्या करता था, हस्तक्षेप करता था। हम लोगों को क्या मतलब कि इस तरह से कहता था गवार है ये लोग, मतलब कि सांप की पूजा करता है, बंदर को हनुमान जी बताता है, मतलब कि पेड़ का भी पूजा करता है, गवार लोग हैं। तो इस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता था। अभी की सिचुएशन यही है कि वो सारे के सारे पेड़ को हम जो है काट दिए गए, आप कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ। अब क्या कह रहे हैं लोग वहाँ के या सब जगह के लोग कि पेड़ लगाओ, नहीं तो वायुमंडल क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हैं आप। तो जो है पेड़ का क्या किया पहले कि पेड़ की पूजा करते हैं, कैसे गवार लोग हैं हम लोग, उसको उसके महत्व को समझते हुए क्या करते थे, उसका पूजा करते थे। वन्य जीव का संरक्षण के लिए हर चीज में क्या करते थे, भगवान के रूप से नजर से उसको देखते थे। लेकिन अंग्रेजों को क्या लगता था, गवार लगता था कि ये लोग गवार हैं। आज उसी की जरूरत पड़ गई, तब उन लोगों को पता लग रहा है कि जो हम करते थे वो कितना खराब करते थे, वो संस्कृति क्या थी, ठीक थी। तो इस तरह से धार्मिक सांस्कृतिक कारण थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन बने। इसमें जो है धार्मिक संगठन बहुत सारे बने, ब्रह्म समाज बने, आर्य समाज बने, लोगों में चेतना जगाया, लोगों में चेतना को जगाया अंग्रेज के खिलाफ। रामकृष्ण मिशन बनाए तो भारतीयों का आत्मसम्मान क्या किया, जगाया कि आप लोग जो हैं इतना भेदभाव झेलते हैं अंग्रेजों से, ये सब करते हैं, तो क्यों ना आप अपने देश को आज़ाद करवाते हैं, क्यों ना आप क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो जो है धार्मिक सांस्कृतिक कारण भी थे। धार्मिक सांस्कृतिक कारण यानी हमारी संस्कृति में क्या करता था, हस्तक्षेप करता था कि आप ये त्यौहार नहीं मना सकते हैं, आप ये त्यौहार नहीं मना सकते हैं, होली अश्लील त्यौहार है, दीपावली में पॉल्यूशन हो जाता है, ये सब त्यौहार आपको नहीं मनाना है। इस तरह के भेदभाव किए जाते थे, तो लोगों में गुस्सा बढ़ता था। तो जो है ये थे राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण। यहाँ से लोगों के मिजाज गर्म होते गए, अंग्रेज के खिलाफ जो है गुस्सा बढ़ता गया। तो इन सब कारणों से जो है गुस्सा बढ़ता गया और राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना ये सब। अब क्या हुआ, अब परिस्थितियां कैसी बनी, तो प्रथम विश्व युद्ध और भारत। देखिए प्रथम विश्व युद्ध भी उस टाइम में शुरू हो गया, क्योंकि 1914 से 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो क्या हुआ उस दौरान, तो 1914 से 18 के युद्ध ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। कैसे, युद्ध के खर्च के कारण अंग्रेजों ने भारत को में कर बढ़ा दिए। अब युद्ध में खर्चा हुआ, युद्ध में बहुत, विश्व युद्ध हुआ तो खर्चा तो होगा ही, सारे देश लड़े थे, तो खर्चा होने के कारण ये क्या किया, वो जो गरीब हुआ तो भारत पे ही कर क्या कर, इंग्लैंड वाला गरीब हो गया तो क्या किया, भारत पे ही कर बढ़ा दिया कि टैक्स बढ़ा दो वहाँ पर, वहाँ से जो धन आएगा फिर हम लोग धनिक हो जाएंगे। तो खर्च के कारण अंग्रेजों ने भारत पर कर बढ़ा दिए। रक्षा व्यय में वृद्धि हुई और कीमत दोगुनी हो गई। रक्षा व्यय मतलब कि युद्ध हो रहा है तो रक्षा में जो व्यय हो रहे हैं, मिसाइल बनाने में, टैंक तोप ये सब खरीदने में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, ज़्यादा पैसे उधर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, टैक्स बढ़ गया, लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया, टैक्स लगा दिया, सामानों पे टैक्स लगा दिया तो सामान का दाम बढ़ गया, सामान की कीमत दोगुनी हो गई। इसके बाद सैनिकों की जबरन भर्ती ने ग्रामीणों क्षेत्र में भारी गुस्सा पैदा किया। और पहले टाइम में क्या होता था, जबरदस्ती कोई नौजवान लड़का है, मजबूत है, हट्टा कट्ठा है, पकड़ के उसको सैनिक में भर्ती कर दिया जाता था कि चलो सैनिक में लड़ना। वो जाना भी नहीं चाहता था, फिर भी उसको जबरदस्ती पकड़ करके लेके चल जाता था कि चलो सैनिक में लड़ना। तो इससे लोगों में गुस्सा आता था, नौजवान लड़का कहीं दिख गया उसको पकड़ के सैनिक में भेज देते थे।
तो ये भी गुस्सा का कारण था। न सैनिकों की जबरन भर्ती ने ग्रामीण क्षेत्र में भारी गुस्सा पैदा किया। होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट और तिलक ने स्वशासन की मांग तेज कर दी। तो देखिए युद्ध में क्या हुआ, खर्चा बढ़ा, टैक्स बढ़ा, रक्षा व्यय बढ़ा, सैनिकों की जबरन भर्ती की गई। तो जैसे ही सामान के दाम बढ़े, सामान का कीमत दोगुना हो गया, तो लोगों में गुस्सा आया, इतना कैसे मतलब कि बढ़ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो सामानों में वृद्धि हुई, सामान की कीमत में वृद्धि हुई, इसके कारण भी लोगों में क्या हुआ, गुस्सा पैदा हुआ। तो ये भी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना। महंगाई तो होता ही है, महंगाई पे हमारे देश की सरकार चलती है। देखते हैं हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है 14 में क्या महंगाई को लेकर के ही मुद्दा बना करके हमारे देश में सरकार बनाई थी। अभी महंगाई में ही घेरा जा रहा है, मोदी सरकार को भी क्या किया जा रहा है, महंगाई को लेकर के ही घेरा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कि पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, डिश महंगा, इतना महंगा, गैस इतना महंगा। तो जो है महंगाई के कारण भी लोगों में क्या था, गुस्सा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था होम रूल लीग, जिसे एनी बेसेंट ने बनाया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। तो आप समझ जाइए कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, तो होम रूल लीग बनाया था। तो वहाँ पर स्वशासन की मांग की गई। मतलब स्वशासन का मांग मतलब अंग्रेज तुम लोग हटो, हमारे हाथ में शासन दो, हम चलाएंगे, तुमसे नहीं संभल रहा है, सामान का दाम इतना ज़्यादा हो गया है, कीमत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग परेशान हैं, तुमसे नहीं संभल रहा है, तुम हटो, हमको शासन दो, स्वशासन, हमारा अपना शासन होना चाहिए। तो इसकी मांग तेज कर दी गई, अंग्रेज को हटने के लिए वहाँ से कहा गया। तो अंग्रेज परेशान होने लगे, तो और दमन करते थे, जो भी क्रांति होती थी वहाँ लाठी चलवाते थे। तो इससे भी क्या हुआ, तो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगना बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये सब कारण बनेंगे राष्ट्रवाद के उदय के। यहाँ पे लोग ऐसे ही एक घटना के कारण नहीं उठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसी घटना जब जमा होता है तब जाकर के एक बार क्रांति करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही सहिष्णु हैं, बहुत ही दबाव झेल लेते हैं, बहुत ही कोई भी अत्याचार करता है तो उसको झेल लेते हैं। तब हमारा देश जो है आज हजारों वर्ष से गुलाम होता आया है। पहले मुसलमानों के गुलाम था, पहले मुगल सल्तनत था, बाहर से जो अफगानिस्तान से बाहरी मुसलमान जो आए हुए थे उनके गुलामी में बहुत दिन तक देश रहा। तो जो है इतने दिन से जो है गुलामी को झेलते आ रहे थे, तो लोगों को क्या हो गया था, अभ्यास हो गया था कि ऐसे ही चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है लोग क्रांति जल्दी नहीं करते थे। तो इतने सारे कारण जब बने तब जाकर के क्रांति होना स्टार्ट हुआ। अब देखिए गांधी जी, गांधीवादी चरण, अब जो है गांधी जी आ गए, इतना सारा पीछे का कारण है, ये सब कारण चलता आ रहा है। अब गांधी जी आ गए दक्षिण अफ्रीका से। अगर आप पढ़े होंगे तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए नहीं गए थे, केस लड़ने के लिए गए थे। दक्षिण पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से पढ़ करके आए, फिर दक्षिण अफ्रीका केस वकील थे वो, तो वकील केस लड़ने गए। तो केस लड़ने गए, केस लड़ने के बाद जो है बहुत दिन तक वहीं पर रहे, बहुत दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। इसके बाद जो है वो आए 1914-15 ईस्वी में जो है गांधी जी भारत आ गए थे। तो जो है गांधीवादी चरण में हम लोग रखते हैं। गांधीवादी चरण का मतलब क्या है कि 1919 से लेकर 1947 तक गांधी जी क्या थे, भारतीय स्वतंत्रता में एक्टिव थे। वो क्या करते थे, आंदोलन को नेतृत्व करते थे, सत्याग्रह का नेतृत्व करते थे, बहुत सारे सविनय बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे आगे में बताए गए हैं, उस सब का नेतृत्व करते थे। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस चरण का नाम दे दिया गांधीवादी चरण। अगर आप होते तो आपके नाम से ही उस चरण का नाम रख देते, लेकिन आप थे नहीं, गांधी जी थे, तो ये हो गया गांधीवादी चरण। कब से कब तक, तो 1900 लेकर के 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो इसमें गांधी जी ने क्या क्या किया, गांधीवादी चरण में गांधी जी ने किन किन घटनाओं का अंजाम दिया, कौन कौन से आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। सबसे पहला उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। इसी बिहार की धरती से 1917 ईस्वी में चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी बट गया है, वो चंपारण था। चंपारण में क्या किए, तो चंपारण सत्याग्रह किए 1917 ईस्वी में। क्यों किए, तो वहाँ पर 3 कठिया पद्धति लागू था। एक 3 कठिया पद्धति का मतलब ये था कि 3 कट्ठा तो यहाँ के लोग जानते ही हैं, बिहार में कट्ठा, बीघा, धूड़, ये सब जानते ही हैं। तो 20 कट्ठा का क्या होता है, 1 बीघा होता है। और ऐसे 3 कट्ठा मतलब कि 20 कट्ठा मिला करके कितना होता है, 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा में जो है वो 3 कट्ठा क्या था, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा पर 3 कट्ठा, यानी 10 बीघा पर हो गया 30 कट्ठा। 30 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अगर 1 ही बीघा खेत है, 1 बीघा खेत है, तो आपको 3 कट्ठा में अवश्य क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। उसी को 3 कठिया प्रथा कहते थे कि 3 कट्ठा, 1 बीघा अगर जमीन है तो 3 कट्ठा पे आपको क्या करना पड़ेगा, नील लगाना पड़ेगा। नील पहले जो धोती उती में
देते हैं, अभी आज भी लोग नील देते हैं गाँव में, कपड़ा में, उजला कपड़ा में नील दे दिया करते हैं, नीला कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा कम होगा। तो वो पहले उपजता था, खेत चौदा था, वो जो रंग था वो खेत में उपजता था, तो वो बहुत ही क्या था, उसको क्या करते थे अंग्रेज 3 कट्ठा पे करने के लिए मजबूर कर दिए थे। यहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं था, अनाज नहीं था, चावल नहीं था, नील काहे करने के लिए जाएंगे, पहनने के लिए कपड़ा है नहीं, उसमें नील डालेंगे, वो खाने के लिए पेट में अनाज है नहीं, नील डालेंगे, जबरदस्ती करवाया जाता था। और फिर करवाने के बाद उसे एकदम सस्ते कीमत पर खरीद लिया जाता था, कुछ नहीं दिया जाता था, तो 1 रुपये 2 रुपये दे दिए जाते थे उसके क्विंटल पे, और सस्ते कीमतों पे क्या लिया जाता, खरीद लिया जाता था। अंग्रेज क्या कहते थे, किसान को कोई फायदा नहीं होता था और परेशान रहते थे वो इस बात से। तो इस चीज़ को लेकर के वो गांधी जी को बताया, गांधी जी को उन्होंने बताया, तो गांधी जी चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह किए 1917 में। तो बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी यहाँ आए और किसानों के को राहत दिलाई। और बुलाने कौन गया था गांधी जी को? गांधी जी को तो पता नहीं था, वो गुजरात के थे, आए भी तो गुजरात की तरफ थे, बिहार में क्या चल रहा है उनको क्या पता। तो यहाँ के लोग थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने ही गांधी जी को जाकर के बताया और कहा कि आप आइए, आप जो है सत्याग्रह मतलब कि इस तरह से काम करिए, आप जो है हमको इस चीज़ से मुक्ति दिलाइए। तो गांधी जी आए यहाँ पर सत्याग्रह किए। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के साथ आग्रह, कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, जो सत्य बात है उसको आप मानिए, इस तरह की चल रही है तो उसको आप हटाइए। तो 1917 में इस चीज़ से क्या किया, 3 कठिया प्रथा से लोगों को मुक्ति दिलाई। खेरा और अहमदाबाद 1918 ईस्वी में, फिर अगले साल के बाद गुजरात चले गए। गुजरात में खेरा और अहमदाबाद में 2 जगह पर क्या हुआ, इस तरह के आंदोलन हुए। उसमें क्या हुआ, तो फैक्ट्री में मजदूरों को जो है पैसा जो है बोनस के रूप में कुछ देने की बात की गई थी। प्लेग फैल गया था उस टाइम में, तो प्लेग के रूप में कहा कि हम आपको बोनस देंगे, आप काम करिए। प्लेग फैलने के कारण लोग काम नहीं करते थे, भाग जाते थे, क्योंकि प्लेग फैला हुआ है तो मर जाएगा सब वहाँ पर रहेगा। तो कहते थे आप काम करिए, हम आपको बोनस के रूप में देंगे, डबल सैलरी देंगे। और जब प्लेग खत्म हो गया तो सैलरी देना बंद कर दिया, नहीं दिया, तो उसके कारण आंदोलन हुआ। किसानों और मिल मजदूरों की हक की लड़ाई हुई। तो खेरा और अहमदाबाद ये 2 हुआ। इसके बाद जो है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, एक दमनकारी कानून जिसे बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया, इसके विरोध में सभाएं हुए। इसके बाद रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट एक कानून आया। रॉलेट एक्ट क्या था, क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ गई थी, क्रांतिकारी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कहीं पर भी अंग्रेज को देखना तो गोली मार देना, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो उसके कारण अंग्रेज परेशान होकर रॉलेट एक्ट लाया 1919 ईस्वी में, कि बिना मतलब कि शक के आधार पर पकड़ लेना है और जेल में डाल देना है। किसी पर भी शक हुआ कि गलत तर लड़का है, पकड़ करके जेल में डाल देना है। तो उसी को कहते थे कि एक दमनकारी कानून था, बिना वकील बिना दलील वाला कानून। उसमें क्या करते थे, वकील भी नहीं रख सकते थे कुछ दिनों तक। अगर आपको जेल में रख दिया गया है तो 2-3 महीने तक ना वकील नहीं रखना है, ना ही दलील देना है, आप जेल में पड़े रहिए, आपको छूट नहीं मिलेगा। तो यही रॉलेट एक्ट था, जिसको दमनकारी कानून कहा जाता था, बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। तो इसका विरोध हुआ, पंजाब के तरफ इसका विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में विरोध हुआ। और यहाँ के सिख लोग जो थे, पंजाब के सिख लोग, वो एक मैदान में इकट्ठा हुए कि चलिए हम लोग एक मैदान में सभा करेंगे और सभा करके जो है इस कानून का विरोध करेंगे। वहाँ के एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, तो पकड़ के वहाँ के नेता को लेके चले गए थे। ये अंग्रेज लोग जो है जेल में बंद कर दिया था। तो उसके कारण जो है ये लोग क्या किए, सभा किए कि सभा करेंगे और इसका विरोध करेंगे और उसको जेल से छोड़ने का क्या करेंगे, हम दबाव बनाएंगे अंग्रेज पर। तो उसके लिए क्या हुआ, एक बाग था बगल में, जलियांवाला बाग उसको कहते हैं। एक इकट्ठा होने के लिए, जैसे पटना में गांधी मैदान है, हर शहर में एक एक मैदान होता है ना, उसी तरह का बाग जो था उस पंजाब के क्षेत्र में जलियांवाला बाग था। कहा कि वहीं पर इकट्ठा होकर विरोध करेंगे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। उसमें क्या था कि एक ही गेट था घुसने वाला और कहीं से भागने वाला जगह नहीं था। इकट्ठा होकर के विरोध कर रहे थे अंग्रेज का। अंग्रेज क्या किया, सेना लेकर के आ गया, जनरल डायर। और जनरल डायर ने क्या कर दिया, गुस्सा होकर के उस सब पर गोली चलवा दिया। तो वही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। गुस्सा होकर के कि तुम लोगों को कह रहे हैं इकट्ठा नहीं होने के लिए, हमारे खिलाफ इस तरह का तुम लोग काम कर रहे हो, तो गुस्सा होकर के गोली चलवा दिया। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जमा भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिससे पूरा देश आक्रोशित हो उठा। जैसे कि ये घटना जो सुना कि इस तरह से गोलियां से इतने लोगों को, हजारों लोगों को मरवा दिया गया, तो पूरे देश में क्या हो गया, लहर फैल गया। अभी आप लोगों को जो है इस तरह की घटनाएं हो जाएं कहीं, तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जगह जगह पे दंगाएं स्टार्ट हो जाएगी, जगह जगह पर युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है लोगों में आक्रोशित हो उठे लोग
इस तरह के हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड से। ये क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए कुछ लोग जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, जिसके दौरान जनरल डायर ने क्या कर दिया, तो गोली चलवा दिया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाई, तो जनरल डायर ने गोली चलवाई। किसका विरोध कर रहे थे? तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जिक्र करिए या बताइए, या कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ये हुआ। इसके बाद गांधी जी का अगला काम, ये जो है अपने आप हुआ, इसमें गांधी जी, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग में गांधी जी का कोई भूमिका नहीं है। बाद में उन्होंने गुस्सा में आकर के जो है बहुत सारे काम किए, इस पर कहे कि जांच बिठाइए, दबाव बनाए, आंदोलन किए। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन किए। देखिए गांधी जी जैसे हत्याकांड हुआ 1919 ईस्वी में, तो ये गुस्सा में थे, दिमाग लगा रहे थे कि क्या करें अंग्रेज के खिलाफ, आप ऐसा क्या करें। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन का क्या किया, रुख अपनाया, कहा कि हम आंदोलन करेंगे। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 ईस्वी तक चला, 2 सालों तक ये आंदोलन चला, गांधी जी के नेतृत्व में चला। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला बड़ा जन आंदोलन था। क्यों? तो रॉलेट एक्ट हुआ था और सारी घटनाएं थी, और बहुत सारी घटनाएं थे, जिसके कारण गांधी जी ने 1920 ईस्वी में सबसे बड़ा जन आंदोलन, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, उसे चलाया। तो आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 से 1922 के बीच 2 साल हुआ था। इसके बाद किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कैसा आंदोलन था? तो सबसे बड़ा जन आंदोलन था। उससे बड़ा आंदोलन आज तक फिर उससे पहले नहीं हुआ था। 1920 में जो हुआ असहयोग, उससे पहले इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। कारण क्या था इसका? तो खिलाफत का मुद्दा। कारण ये था कि खिलाफत का मुद्दा मतलब ये मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा था। मुसलमान में तो विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है एक देश था जो मुसलमान के लिए, तुर्की, तो वहाँ पर उनके खलीफा रहते थे, मुसलमानों के खलीफा रहते थे। जैसे हम लोगों में होता है ना, पंडित हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसी तरह से मुसलमानों में भी मौलवी होता है, खलीफा होता है, इस तरह से श्रेष्ठ लेवल पे होता है। तो जो है वहाँ पे तुर्की में जो है वहाँ के खलीफा को खलीफा पद से हटा दिया जा रहा था कि अब आप खलीफा नहीं रहेंगे, वो तुर्की हार चुका था, तो अब आप खलीफा नहीं रहेंगे, हमारे हिसाब से देश चलेगा। तो इसको लेकर के सारे दुनिया के मुसलमान क्या थे? आक्रोशित थे। तो भारत के भी मुसलमान आक्रोशित थे। तो इस मुद्दा को गांधी जी ने उठाया था कि इस मुद्दे पे गांधी जी ने क्या किया था? विरोध किया था, इस मुद्दे पे आंदोलन किया था। तो वही ये भी एक मुद्दा था, खिलाफत का मुद्दा था। पंजाब में अत्याचार, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, स्वराज की मांग, इन सबों को लेकर के, इन सब कारणों से गांधी जी ने क्या किया? एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसमें कार्यक्रम क्या हुए? कार्यक्रम क्या क्या रखा गया था? तो सरकारी उपाधियों का त्याग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, खादी का प्रचार करना। कहा कि असहयोग आंदोलन मतलब, असहयोग का मतलब क्या? अंग्रेज का सहयोग मत करो, ये लोग हमारे ही पैसे से न जीते हैं, ये लोग हमसे ही काम करवाते हैं, हमारे ही पैसे से जीते हैं, तो ऐसा काम करो कि इन सब का सहयोग मत करो, इनका सामाने मत खरीदो। सामाने नहीं बिकेगा तो ये क्या टैक्स लगाएगा और क्या करेगा? तो सामाने खरीदना बंद करवा दिए। दूसरी बात, लोगों को कहे कि इस फैक्ट्री में काम ही मत करो, इसके फैक्ट्री में मतलब कि इसके बाद जो है सरकारी उपाधि, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूल जाने से भी मना करते थे कि अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, हम स्कूल खोलेंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तुम लोगों को। तो इस तरह से जो है असहयोग करने का क्या किया गया? तय किया गया कि अंग्रेज का जो सारा सिस्टम है वो क्या है? व्यापार है, व्यापार करता है, वहाँ से फिर टैक्स लेता है, फिर जाकर के कमा के अपने घर ले जाता है। तो वो जो है व्यापार जो है, जो सामान है, उसको हम खरीदेंगे नहीं, विदेशी का बहिष्कार कर देंगे, तो वो जो है बिकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा वो लोग परेशान होकर अपने आप भाग जाएगा। तो इसलिए असहयोग मतलब सहयोग न करना, ये आंदोलन चलाया गया। इसमें इस कार्यक्रम में क्या हो गया? तो कांड हो गया। कांड क्या हो गया? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौरा, यहाँ पे चौड़ी चौ है, छौ मत समझिएगा, चौड़ी चौरा नहीं मतलब, चौड़ी चौरा कांड गोरखपुर में हिंसा होने के कारण गांधी जी आंदोलन वापस ले लिया। तो क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को रात क्या हुआ? तो पुलिस वाले जो हैं कुछ लोगों को मार दिए। उस टाइम में अंग्रेज के पुलिस थे, अंग्रेजी पुलिस जो है कुछ लोगों को मार दिए। लोगों ने गुस्सा करके गए और थाना में आग लगा दिए, बहुत सारे पुलिस वाले को पीटे, बहुत सारे पुलिस वाले जल गए, 20-22 पुलिस वाले वहाँ पर क्या हो गए? जल गए। तो ये जो घटना हुआ, तो ये घटना बहुत बड़ा घटना हो गया। पुलिस, अंग्रेज जले थे या भारतीय भी थे उसमें, तो उस टाइम में उस अंग्रेजी पुलिस हुआ तो वो जले थे। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये घटना, चौड़ी चौरा कांड हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। पूछा जाएगा आपसे। तो गांधी जी इस हिंसा होने के बोले थे कि हिंसा मत करना, असहयोग में कहीं भी हिंसा नहीं करना, बस विदेशी नहीं खरीदना, यही सब काम करना, मतलब विदेशी पूर्णतः रोक लगा देना। तो लेकिन हिंसा कहीं नहीं करना, मार पिटाई नहीं करना।
तो लेकिन हिंसा हो गया, तो हिंसा हो जाने के कारण जो है गांधी जी ने इसे क्या कर लिया, वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं और हम अब इसे बंद करते हैं, हम अब आगे इसको नहीं चलाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, फिर असहयोग हुआ। इसके बाद अगला फिर आंदोलन आया, कुछ दिनों के बाद रह करके फिर दूसरा आंदोलन आया, क्योंकि अंग्रेज भागे नहीं तो अंग्रेज को फिर से भगाना था। तो 1930 ईस्वी में आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं, फिर से आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जेल चले गए थे गांधी जी, फिर ये जेल से आए तो 1930 में सविनय अवज्ञा, मतलब विनय के साथ हम क्या करते हैं, आपका अवज्ञा करते हैं, मतलब आपके कानून को नहीं मानेंगे, आपके कानून को नहीं मानेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। पहले क्या था कि सिर्फ विदेशी का बहिष्कार करना, इस बार कहा कि कानून भी हम आपका नहीं मानेंगे। तो इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय के साथ क्या करेंगे, आपका अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे। तो 1930 ईस्वी में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। डेट याद रखिएगा, डेट आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसके कारण क्या क्या थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या हुआ। तो देखिए 1900 साइमन कमीशन आया 1927 ईस्वी में। इसका क्या क्या बैकग्राउंड था, इसका बैकग्राउंड क्या क्या था, वो सब चीज़ों को बता रहे हैं कि 1930 में सविनय, जैसे इसका था ना कि खिलाफत था, पंजाब में अत्याचार था, इन सब के कारण असहयोग हुआ, उसी तरह से सविनय अवज्ञा के बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें थी। साइमन कमीशन 1927 में आया था। इस आयोग में भारतीय नहीं थे, इसमें जो है कोई भारतीय नहीं थे। साइमन आयोग आया था, साइमन कमीशन आया था यहाँ पर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगला कानून किस तरह का बनाया जाए। तो कहा कि हमारे लिए कानून बनाओगे तो हमको भी रखो, भारतीय को भी रखो, लेकिन भारतीय था ही नहीं तो इसका विरोध हुआ, ये भी एक कारण था। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग। ये लोग क्या करते थे, पूर्ण स्वराज की मांग करते थे कि तुम लोग जाओ, हमको शासन दो, हम कंट्रोल करेंगे, हम देश को चलाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। इसके बाद जो है आपको 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। पंडित नेहरू ने क्या रख दिया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रख दिया कि हम क्या कर देंगे। लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर साल, तो उस अधिवेशन में 1929 ईस्वी में लाहौर में पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रख दिया कि अब क्या करेंगे, हम अंग्रेज को यहाँ से पूर्ण तरह से हटाएंगे और अपना शासन क्या करेंगे, लागू करेंगे, अपना कानून बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये लक्ष्य रख दिया। तो ये सब कानून था, ये सब कारण था। तो इस सब कारणों को लेकर के गांधी जी ने 1930 ईस्वी में क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले गांधी जी कार्यक्रम रखे कि हम जाएंगे। सबसे पहला कानून है नमक वाला कानून। अंग्रेज ने इस तरह का कानून बनाया था कि आप नमक भी नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर इतना समुद्र है, खुला समुद्र है भारत के चारों तरफ, लेकिन आप नमक नहीं बना सकते हैं, नमक अंग्रेज ही बनाएगा और टैक्स दे करके आप खरीदिए। तो ये कानून बना हुआ था। तो कहा कि सबसे पहले इस कानून को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो गांधी जी जो है उसके लिए तो वो तो रहते थे गुजरात में, तो समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा ना, समुद्र के किनारे जाएंगे तब न जाकर के वहाँ पर नमक बनाएंगे और नमक का कानून तोड़ेंगे। तो समुद्र जहाँ पर रहते थे वो अपने आश्रम से समुद्र तक पैदल गए, तो उसी को कहते हैं दांडी यात्रा। गांधी जी उसी को कहते हैं दांडी यात्रा। वो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल दौड़ के चल के गए थे। दांडी जगह का नाम था जो समुद्र के किनारे था, वहां तक चल के गए थे। तो गांधी जी ये कब गए थे, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च से 1930 से क्या चलना स्टार्ट किए थे, अब पहुंचे थे 6 अप्रैल को। देखिए ना, यहाँ लिखा है कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल को नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। चले 12 मार्च को और पहुंचे कब, तो 6 अप्रैल को पहुंचे। इतने दिनों के बाद पहुंचे, क्योंकि 240 मील का दूरी था। लोग एक दिन में पहुंच चलेगा तो 10-15 मील चलेगा, उस हिसाब से जोड़ लीजिए। तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक उन्हें लगा पहुंचने में। समुद्र के किनारे पहुंच गए पैदल और वहां पर नमक तोड़े, नमक का कानून तोड़े कि लो हम नमक बनाएंगे, तुम जो करना है तुमको कर लो। तो नमक कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया कि सविनय अवज्ञा करते हैं, हम आपके कानून को नहीं मानेंगे, आपका बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। फिर भी इसमें हिंसा करने की कोई नहीं था। हिंसा करने के लिए गांधी जी नहीं बोलते थे कि हिंसा मत करो, प्रेशर बनाओ। जो उसका असल रीजन है, असल कारण है कि वो विदेशी वस्तु हमको बेचता है और बेच के मुनाफा कमाता है, वो विदेशी वस्तु खरीदो ही नहीं, अपने आप होश ठिकाना आ जाएगा। तो अहिंसा के मार्ग से चलने के लिए कहते थे। अगला है किसान और मजदूर आंदोलन। कुछ किसान और मजदूर आंदोलन, किसान पे भी बोझ टैक्स लगा दिया गया था, तो सुने ही हैं पीछे में। तो किसान भी लोगों में कहीं कहीं पर क्या किया, आंदोलन किया, मजदूर भी आंदोलन किए। तो अवध किसान आंदोलन, देखिए अवध में किसान आंदोलन हुआ। बाबा रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम है, के नेतृत्व में, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में कहाँ हुआ, अवध है ना, यूपी में अवध है, वहां पर जो है किसान आंदोलन हुआ। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ।
केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ। ये आपकी किताब में कुछ कुछ विद्रोह दिए गए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछी जा सकती है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। मालाबार तट है, समुद्र का तट को कहते हैं मालाबार तट, तो वहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये अपने बिहार का नहीं है। अपने बिहार में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था सिर्फ, वो याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे 1917 में। ये जो है अल्लूरी सीताराम राजू, ये आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, उसे इन्हें नहीं, अल्लूरी सीताराम राजू ने ही क्या किया था? नेतृत्व किया था। आदिवासियों का यह आंदोलन था, तो उसका नेतृत्व किया था। बिहार का किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती, सबसे बड़े किसान आंदोलन में सबसे बड़े नेता जो थे कोई थे तो सहजानंद सरस्वती थे। बिहार के जितने भी किसान आंदोलन हुए उसमें सबसे बड़े नेता जो थे वो सहजानंद सरस्वती ही उसकी नेतृत्व करते थे, सारा काम करते थे। तो सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन में क्या रहते थे? एक्टिव रहते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक देश के लेवल पर किसान का क्या कर दिया जाए, गठन कर दिया जाए। किसान सारे जुड़ेंगे उसमें, किसान की बातों को रखा जाएगा, किसान को लेकर के क्या होगा, वहाँ पर विचार विमर्श होगा। अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, वहाँ से कहीं कहीं से छोटा छोटा बन करके करेंगे तो नहीं होगा, टुकड़ा टुकड़ा में करेंगे तो नहीं होगा, एक जगह पर मिलेंगे। तो वही अखिल भारतीय किसान सभा बनाया 1936 ईस्वी में। किसने? तो सहजानंद सरस्वती ने। ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद 7वां टॉपिक है स्वराज पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन। फिर जो है कुछ दिनों के बाद क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो गया। चंद्रशेखर क्या कहते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो हैं, इन सब सारे लोगों का दौर आ गया कुछ दिनों तक। ये लोग कहे कि नहीं, गांधी जी से ये अहिंसा फहिंसा से नहीं होने वाला है। ये गांधी जी अहिंसा अहिंसा करते हैं, जब तक उसमें डर पैदा नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों में डर पैदा नहीं करेंगे, जब तक 2-4 अंग्रेज को घुलटाएंगे नहीं, तब तक ये लोग भागेगा नहीं। जहाँ कहीं भी देखेंगे इस सबको गोली मार देंगे पकड़ के। तो जैसे ही सब में डर पैदा होगा कि यहाँ पर रहना अब सुरक्षित नहीं है, तो ये लोग भाग जाएगा। तो ये लोग गांधी जी के विचार से थोड़ा सा खफा हो गए, कहे कि नहीं, मारपीट के बल पर एकदम गोली चलाएंगे, उससे अंग्रेज लोग भाग जाएगा। तो उसी को कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। उन सबको क्रांतिकारी के अंदर में रखा गया। उसका भी असर था, क्रांतिकारी का भी असर था भागने में। डर पैदा होगा तभी भागेगा, सही बात है भाई। कितना असहयोग करो, सविनय करो, तो उतना असर नहीं पड़ता है। थोड़ा दिन तक बैठा रहेगा, फिर जो है बात तो चलवे करेगा। कितना दिन लोग आंदोलन ज़्यादा दिन करेगा नहीं, फिर खरीदना ही लगेगा। कोई ऑप्शन है ही नहीं है। मान लीजिए ये अंग्रेजी शर्ट है, आप समझे हैं कि आपके पास शर्ट है, तो आप अगला नहीं खरीदिएगा। जब ये फट जाएगा तो वही ना खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भारत में तो बनता नहीं है, सारे उद्योग बंद हो गए हैं, तो वही खरीदना पड़ेगा। तो अंग्रेज जानते थे कि जाएंगे कहाँ, खरीदेंगे तो हमारा ही, दूसरा आने भी नहीं देते थे वो। तो उसका कम असर पड़ता था, देश आज़ाद नहीं हो पा रहा था। तो कुछ दिनों के लिए क्रांतिकारी चरण स्टार्ट हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वाला दौर स्टार्ट हो गया, बम मारना, गोली चलाना। तो देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने बनाया था। और कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए थे। तो दोनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहले दिया गया है स्वराज पार्टी के बारे में, और दूसरा जो बिंदु दिया गया है, दूसरा पॉइंट, वो क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में दिया गया है। तो स्वराज पार्टी को किसने बनाया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ये दोनों ने बनाया था। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कब बनाया था? तो 1923 ईस्वी में बनाया था, ताकि वो क्या कर सके, काउंसिल के चुनाव में हिस्सा ले सके। ये चुनाव लड़ने के लिए स्वराज पार्टी बनाए थे। गांधी जी बोले थे कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ो, विरोध करो चुनाव का, अंग्रेज लोग जो ये चुनाव लाया है उसका विरोध करो। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ के संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर विरोध करेंगे। तो लड़ने के लिए स्वराज पार्टी बनाया। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और HSRA का योगदान महत्वपूर्ण रहा। तो वही है क्रांतिकारी गतिविधि, गोली मारने वाला गतिविधि, मतलब कि जहाँ भी देखो अंग्रेज को पकड़ के निपटा दो। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और इन सब का योगदान रहा, और क्रांतिकारी कुछ दिन तक चरण चले। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस थे, वो अलग लेवल पे करते थे। वो तो सेना बना के, आज़ाद हिंद फोर्स, वो क्या करते थे कि अकेले अकेले नहीं कि एक बंदूक कमर में रख लिए और सेना बनाओ उसके खिलाफ, दूसरे देश में जाकर के अंग्रेज के खिलाफ सेना बनाते थे, वहाँ से सेना को भारत में लाते थे और युद्ध करवाते, कहीं कहीं पर इस तरह का घटना करवाते थे। अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये क्रांतिकारी चरण आया। इसके बाद जो है सबसे लास्ट आंदोलन आया गांधी जी के द्वारा। सबसे लास्ट आंदोलन, 3 तरह के बड़े बड़े आंदोलन किए गांधी जी। सबसे पहला किए असहयोग 1920 में, 1930 में क्या किया, सविनय अवज्ञा, और 1942 में सबसे लास्ट आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जो है। इसमें भी गांधी जी भी थोड़ा सा उग्र हो गए। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया।
मतलब इतना हार्ड नारा कि मतलब या तो करो या नहीं तो मर जाओ, इस तरह का नारा दिया कि इस बार जो है अंग्रेज को क्या कर देना है, सबक सिखाना है। तो ये सबसे हार्ड आंदोलन था। इसके बाद जो है 1947 में अंग्रेज यहाँ से भाग गए। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया, स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया 1942 ईस्वी में। और जो है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं भाग लिए। हमारे बिहार के भी जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया था, गोरिल्ला युद्ध। वो लोग क्या करते थे, बिहार के थे ही, तो बिहार के बगल में नेपाल है, नेपाल में जाकर के क्या कर देते थे, छुप जाते थे, दिन भर वहीं रहते थे, ट्रेनिंग लेते थे और रात को इंडिया में घुस के अंग्रेज का सारा पटरी उटरी उखाड़ने का काम किया करते थे वो लोग। उन लोगों वही आज़ाद दस्ता में वो जयप्रकाश नारायण क्या देते थे, ट्रेनिंग देते थे कि कैसे रात में घुसना है और सारा पटरी उखाड़ के फिर भाग के आ जाना है रात रात। बिजली का पोल उल तोड़ देना है, जो टेलीफोन वाला वायर है उसको उखाड़ के फेंक देना है। तो इस सबसे क्या हो जाएगा, अंग्रेज का सेना आएगा ही नहीं। पटरी उखड़ गया, टूट गया तो अंग्रेज का सेना कैसे आता था, ट्रेन से। ट्रेन है ये नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो ये सब काम रात में किया करते थे। तो ये सब होता था भारत छोड़ो आंदोलन में। सब जगह पे पोल वोल, बिजली उजली का तार उर काट कूट के ख़त्म कर दिया गया। अंधेरा में अंग्रेज आएगा कैसे, दिखेगा भी नहीं रात को। तो ये सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद अंग्रेज जो है 1947 में चले गए। यह भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई थी जिससे पूरे देश की जनता ने हिस्सा लिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। इसमें सारे देश के लोगों में गुस्सा भर गया कि इतना दिन से कह रहे हैं लोग भाग नहीं रहा है। तो जो है 1942 में गुस्सा बढ़ गया और जो है अंग्रेज इस बात को समझ गया। इसके बाद जो धीरे धीरे 1947 ईस्वी तक जो है देश को खाली करके वो चला गया, देश को आज़ाद कर दिया, हम लोगों के नियंत्रण में दे दिया। तो ये था आपका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में क्रांति कैसे हुई, भारत में क्रांति के कारण क्या थे, क्रांति के कारण ये सबसे पहले हमने कारण पढ़ा और फिर क्रांति कैसे कैसे हुई, कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ और इसके बाद कैसे क्रांति हुई और कैसे देश छोड़ के भाग गए, कब भाग गए। ये था आपका भारत में राष्ट्रवाद। लोगों में एक राष्ट्र के प्रति चेतना जगी। पहले हम लोग ऐसे नहीं थे जैसे कि अभी भारत में है। पहले हम लोग राजा के अंदर में थे, फलाना महाराज, दरभंगा महाराज, उसके अंदर में कुछ लोग रहेगा, ढिकाना महाराज, बहुत सारे महाराज भारत में थे। 600-700 के संख्या में आज़ादी के टाइम में थे महाराज सब। तो उस सब के अंदर में हम लोग बटे हुए थे। ये भारत देश पूरे देश के लेवल पर सोच नहीं था। अगर हम यूपी वाला को मार रहा है, अवध राज्य था और यहाँ के राजा के अंदर में हम लोग हैं और यूपी वाला को अंग्रेज मार रहा है, तो हम लोग कहते हैं मारे दे एकदम से बढ़िया से, खचरो बहुत है, मतलब कि बदमाश भी बहुत है, मारने दो, हमारा क्या, हम तो अपना सुरक्षित हैं। तो हम लोग नहीं सोचते थे। बगल वाले राजा के जनता को मारा जाता था अंग्रेज के द्वारा, तो हम लोग आराम से चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि चेतना ही नहीं था कि भाई आज उसको मार रहा है कल हमको भी मारेगा। तो इसलिए अगर उसको मार रहा है तो हम लोग सब मिल करके उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो नहीं मार पाएगा। ये चेतना ही नहीं थी कि बगल वाले को ना मार रहा है, हमको नहीं ना मार रहा है, हम तो सुरक्षित है ना। तो इस तरह से चेतना जब जगा, पूरे राष्ट्र के लेवल पर चेतना जगा कि नहीं, अगर वो मारा जा रहा है तो हम भी मारे जाएंगे, तब जाकर के सब लोग राष्ट्र के लेवल पर सोचने लगे, तब अंग्रेज को भगाए। तो यही है, राष्ट्र के लेवल पर सोचना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ इसे आप पढ़ लिए। तो आप इसे क्या करिए, लिखिए, अब बार बार रिवाइज करिए, यही आपका मंत्र है। अभी जो एग्जामिनेशन है आया है आपका, सर पे एग्जाम में है, तो आप इसी तरह से इसको लिखिए, 10 मिनट लगा करके लिखिए, आप बार बार रिवाइज करिए। बड़ा नोट्स, बड़ा कंटेंट से बचिए अभी के टाइम में। बड़ा मैराथन, ये 500-600 MCQ, ये सब क्या होगा, आप लोगों का समय बर्बाद होगा, याद कुछ नहीं रहेगा। आपको याद यही रहेगा कि अगर आप जो है इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करते चलते हैं अपने सिलेबस को और रिवाइज करते चलते हैं बार बार, तभी जाकर के आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो लिखिए और बार बार रिवाइज करिए और जो है रोज इसी तरह से आपको वीडियोस आते जा रहे हैं। और बहुत सारे सिलेबस खत्म हो गए हैं, अब 3-4 चैप्टर और बचा है इसमें और ये भी खत्म हो जाएगा, तो सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। तो जो है आप एग्जाम देने के बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और लिखिए और रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए अभी के टाइम में। चलिए, धन्यवाद।